हेलो फ्रेंड्स, तुम्हारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए है। पेपर 4 का टॉपिक है। यूनिट 3 का फर्स्ट का टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, कॉपलेट एंड इंटरकनेक्टिंग रिएक्शंस ऑफ मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर एनर्जी रिसोर्सेज एंड एटीपी सिंथेसिस। इसका इंट्रोडक्शन से है। मेटाबॉलिज्म क्रिया सेल्स में होने वाली सर्वाधिक समन्वित क्रिया है जिसमें बहुत से एंजाइम भाग लेते हैं। इन एंजाइम की सहायता से विभिन्न मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म पथों का निर्धारण होता है। इनमें से कुछ पथ जो है इस प्रकार है। सोलर ऊर्जा, सोलर एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, वातावरण के ऊर्जायुक्त पोषक तत्वों को तोड़ना, ऊर्जायुक्त पदार्थों को तोड़कर सेल्स के लिए उन उपयोगी पूर्ववर्ती अणुओं का निर्माण करना जिनमें दीर्घ अणु बनते हैं। पूर्ववर्ती मॉलिक्यूल से दीर्घ अणु जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट आदि का निर्माण करना। दीर्घ अणुओं को तोड़कर कोशिका के लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण जिनसे कोशिका तथा पदार्थों का निर्माण हो सके। यहाँ केवल उन क्रियाओं के बारे में विचार करेंगे जो जीवधारियों लगभग सभी की लाइफ की अति आवश्यक क्रियाएं हैं। जीवधारी अपने विभिन्न उत्पादों के लिए कार्बन वातावरण से प्राप्त करता है। उस आधार पर उनको दो वर्गों में बांटते हैं। फर्स्ट है स्वपोषी यानी ऑटोट्रोपिक, सेकंड है परपोषी यानी हेटेरोट्रोपिक। फर्स्ट है स्वपोषी ऑटोट्रोपिक। इस ग्रुप में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तथा ग्रीन प्लांट आते हैं। ये सन के लाइट की सहायता से वातावरण की CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ग्रहण कर उन सभी जैव पदार्थों को बनाते हैं जिनमें कार्बन होता है। सेकंड है परपोषी हेटेरोट्रोपिक। ये जीवधारी वातावरण से कार्बन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये कार्बन जटिल रूप से अधिकतर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन आदि से प्राप्त करते हैं जो कि उन्हें प्लांट या अन्य जीवधारियों से फूड के रूप में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ऑटोट्रोफिक यानी स्वपोषी के बीच एक कार्बन, ऑक्सीजन, वाटर तथा अन्य आवश्यक मॉलिक्यूल्स का एक समन्वित चक्र इस वातावरण में सदैव चलता रहता है। और इस समन्वित चक्र में और एनर्जी मुख्य प्रेरक बल यानी ड्राइविंग फोर्स हैं। स्वपोषी तथा परपोषी के मध्य CO2 तथा O2 का चक्र किस टाइप से होता है? सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, फिर वाटर, उसके बाद ग्रीन प्लांट, रिएक्शन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, हेटेरोट्रोपिक और O2 होती है। स्वपोषी तथा परपोषी के मध्य CO2 तथा O2 का चक्र जो इस प्रकार होता है। जीवधारियों को एक अन्य अणु नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, परंतु कोई भी जीवधारी वातावरण से सीधे N2 को ग्रहण नहीं कर सकता है। वातावरण में नाइट्रोजन नाइट्राइड तथा अमोनिया तथा न्यूक्लियोटाइड उत्पन्न करते हैं। एमिनो एसिड से प्रोटीन तथा न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। इन विभिन्न चक्रों में या तो ऊर्जा उत्पन्न होती है या उसका यूज होता है, परंतु एनर्जी का मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा ही होती है जिसका यूज कर स्वपोषी यानी ऑटोट्रोपिक ग्लूकोज जैसे पदार्थों का उत्पादन कर सौर ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं, जिनका यूज परपोषी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। विभिन्न मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में तथा सभी ऊर्जा परिवर्तनों में उपयोगी स्वतंत्र ऊर्जा का ह्रास होता है तथा अनुपयोगी ऊर्जा ऐसे कि ऊष्मा तथा एंट्रोपी का उत्पादन होता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इन चक्रों में जीवधारी ऊष्मा तथा एंट्रोपी को उपयोगी स्वतंत्र ऊर्जा में नहीं बदल पाते हैं। उपयोगी पदार्थ कार्बन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन सदैव पुनः चक्रण में आते हैं, परंतु एनर्जी सदैव अनुपयोगी ऊष्मा में बदलती हैं। सेकेंड पॉइंट है मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय। कोशिका में होने वाली सभी केमिकल ट्रांसफॉर्मिंग फंक्शंस एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती हैं। इनके संपूर्ण रूप को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसमें सभी रासायनिक मेटाबॉलिज्म साइकिल सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक मेटाबॉलिज्म पथ एक विशिष्ट परंतु छोटा रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करता है, जिसमें अधिकतर किसी अणु या क्रियाशील वर्ग को स्थानांतरित करते हैं या उसे जोड़ते हैं, जिसके कारण पूर्ववर्ती पदार्थ तथा उत्पाद के बीच
बहुत से मध्यवर्ती पदार्थ बनते हैं, इन्हें मेटाबॉलिक कहते हैं तथा इसको मध्यवर्ती यानी मध्य क्रियाओं के मेटाबॉलिज्म या मध्यवर्ती मेटाबॉलिज्म क्रिया कहते हैं। मेटाबॉलिज्म को दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है उपचय और अपचय। उपचय को एनाबॉलिज्म कहते हैं और अपचय को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है उपचय यानी एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म सिंथेसिस की क्रिया है। इसमें छोटे तथा सरल पूर्ववर्ती अणु अधिक जटिल पदार्थों में बदलते हैं। उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट तथा प्रोटीन का सिंथेसिस। इन क्रियाओं में एनर्जी की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है तथा एटीपी एडीपी में बदलती है। इस प्रकार एनएडीएच, एनएडीपीएच तथा एफएडीएच2 अपचित होकर एनएडी, एनएडीपी तथा एफएडी में परिवर्तित होते हैं। इसका अध्ययन आप आगे करेंगे। अगला है अपचय यानी कैटाबॉलिज्म। इस क्रिया में कार्बनिक पोषक पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट तथा प्रोटीन टूटते हैं तथा उनसे छोटे सरल उत्पाद जैसे कि CO2, H2O, NH3 तथा लैक्टिक एसिड बनते हैं। इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। मेटाबॉलिज्म में होने वाली प्रमुख केमिकल रिएक्शन जो है वह निम्न है: ऑक्सीडेशंस, रिडक्शंस, रिएक्शन एंड इंटरकनेक्टिंग रिएक्शन। सामान्य रूप से कार्बन मॉलिक्यूल्स जो है 5 ऑक्सीकृत अवस्थाएं दर्शाता है। फर्स्ट है एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र है CH2 रिएक्शन C-C CH2 CH3। एल्केन अल्कोहल, एल्डिहाइड या कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड। सामान्य रूप से कार्बन के 5 मॉलिक्यूल ऑक्सीकृत अवस्थाएं दर्शाते हैं: एल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड। अधिकतर जब जैविक ऑक्सीकरण की क्रियाओं में एक कंपाउंड 2 इलेक्ट्रॉन तथा 2 हाइड्रोजन आयन अर्थात 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकालते हैं तो उस क्रिया को डिहाइड्रोजनेस की क्रिया कहते हैं। जो एंजाइम इस क्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है उसे डिहाइड्रोजनेस कहते हैं। कुछ जैविक क्रियाओं में कार्बन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में सहसंयोजक बंधन बनाता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं।